वेलकम टू द शो मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर रबीरा बाबर। और हमारे साथ आज शाह साहब तो मौजूद हैं लेकिन एक गेस्ट भी मौजूद है। सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का बड़ा ही करम है जी। और शाह साहब आपकी जो है मसरूफियात वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम बड़ी मुश्किल से आपके लिए आपका जो है टाइम लेते हैं और उस टाइम को हम जल्दी जल्दी यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने गेस्ट से भी आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रिजवान सुलहरिया मौजूद हैं, ब्रिटेन सोलिसिटर हैं। किस तरह से पाकिस्तान के बिजनेस एक्सपेंशन इंटरनेशनली कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा करें, हम ये सब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने का। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हमने आज के शो में डिस्कस करना है, बट मेनली जो हमारा कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तानियों की या ऐसे बिजनेसेस जो कि यूके में एस्टैब्लिश्ड हैं और उसको किस तरह से रिजवान साहब और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन से ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हो बल्कि उसके साथ ही साथ सीईओज एंटरप्रेन्योर्स उनकी इंकरेजमेंट भी हो कि उनका बिजनेस किस तरह से एक्सपैंड करे। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो रिजवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़े मेहरबान हैं। मैं जब भी कभी लंदन जाऊँ तो जो इनकी दावत होती है और जिस अंदाज से ये वेलकम करते हैं मुझे और बाकी तमाम गेस्टों को भी, पाकिस्तान से आने वाली तमाम सेलिब्रिटीज़ को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर बकायदा वो जो खाना होता है वो खाबा होता है, यानी वो एक लाहौरी अंदाज का एक बड़ा जबरदस्त ओहो हो। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मैं वाकया ताज़ा आपको सुनाऊं। 2-3 माह पहले मैं यूके में था, इनको पता लग गया तो मैं अपने पर्सनल टूर पे था, लेकिन रिजवान भाई से बंदा कैसे बच सकता है। तो इन्होंने कहा कि सर कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं तो आपका एक लेक्चर रखवा लेते हैं। 150 बंदा इकट्ठा हो गया जी। 150 बंदा, अंदाजा लगाएं। और इनके दफ्तर में खड़े होने की जगह कोई नहीं है, 150 बंदों का खाना इन्होंने अरेंज किया। और वो बड़ा कमाल का एक इवेंट हुआ, बड़ा कमाल का लेक्चर हुआ और बड़ी मीडिया पे और कह लीजिए कि यूके के मीडिया पे और हमारे लोकल मीडिया पे बड़ी कमाल की वो न्यूज़ की शक्ल में बड़ी दुनिया को इत्तला मिली। लोगों ने बड़ा सराहा और मुझे बड़े लोगों ने पूछा यार वो केड़ा बंदा है। मैं कहा जी वो एक ही बंदा है, रिजवान सुलहरिया, जो लंदन में मौजूद है और इतनी कमाल की इनके पास वेल्थ है जिसको दोस्तों की वेल्थ कहते हैं। तो बाकी इनकी प्रोफेशनल एक पूरा जर्नी है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले रिजवान भाई आपसे हम जाने आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपका सफ़र यहाँ से अगर शुरू हुआ तो आप यूके कैसे पहुँचे, फिर यूके एक क्योंकि बड़ा है तो लंदन ही क्यों, और यूके में क्या क्या कर रहे हैं, ये आपकी कहानी जो है ना, ये हमारे आज के 3 जो सेगमेंट्स हैं प्रोग्राम के उसमें से पहला सेगमेंट यही। बिल्कुल, थैंक यू जी कासिम अली शाह साहब। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक सियालकोट से है और आई एम लॉयर सन। मेरे फादर भी एडवोकेट थे और अभी भी फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको जो है जगह अता फरमाए। ही वॉज माई रोल मॉडल टू बी ऑनेस्ट। और मैं पहले बैंक में जॉब करता था। जो ही मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई मैंने उसके बाद जो है वो LLB कंप्लीट होने के बाद लंदन चला गया। पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उर्दू के साथ साथ लॉ किया, 3 मास्टर्स किए, MBA किया, फिर लंदन जाके LLM किया, फिर उसके बाद सोलिसिटर्स का जो कोर्स होता है वो पास किया। सो देन आई बिकेम सोलिसिटर ओवर देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स मेरी अपनी लॉ फर्म है जिसको मैं रन करता हूँ। अब मेरा ख्याल है मुझे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। सबसे बड़ा अज़ाब वहाँ पे है कि जो एशियंस हैं हमारे पाकिस्तानी स्पेशली, उनको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, वो बैरिस्टर नहीं बन सकते, वो सोलिसिटर नहीं बन सकते। सो आई ट्रेन मोर देन 70 पीपल अप टिल नाउ। और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं मिला था तो मैंने बदला इस तरीके से लिया कि मैंने 70 लोगों को ट्रेन किया तकरीबन। और जो छोटे मोटे ट्रेनिंग्स हैं वो तो उसके अलावा है, लेकिन जो सोलिसिटर बनाया मोर देन 70 हैं। 10 से ज़्यादा लॉ फर्म्स मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों की बनवाई, उनको ट्रेन करके, वो मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने एक इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बनाया, पहली दफ़ा था यूके में 2014 में हमने बनाया। उसमें तमाम चीफ जस्टिस अप टू साकिब निसार साहब हमने उनको होस्ट किया, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस की। फिर कोरोना आ गया, उसके बाद हम नहीं बुला सके उस तरीके से। फिर पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हो गए कि अब यहाँ से जजेस उस तरीके से मूव नहीं करते जिस तरह पहले करते थे। सो इट वाज अ बार काइंड ऑफ बार। फिर हमने एक IBPC के नाम से, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन, जिधर आपने आपको इनवाइट किया, हमारा वो एक डेरा भी है, एक प्रोफेशनल डेरा है, वैसे वो बड़ा अच्छा बॉडी भी है।
उस पर हम हर एक को इनवाइट करते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं, एजाज निसार साहब, अली बाज, जो भी आए यहाँ से उधर रहते भी हैं, साथ हमारे साथ गपशप भी लगाते हैं और हम इवेंट्स भी करते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के साथ क्लोजली हम काम करते हैं क्योंकि तमाम गवर्नमेंट्स हमारी हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है। वी आर टोटली नॉन पॉलिटिकल। पाकिस्तान में कल को कोई और भी साहब आएंगे तो हमारे लिए वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे जिस तरह अभी मौजूदा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वी आर कंसर्न बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन इतने नहीं है कि उसके लिए हम पाकिस्तान के जो है ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें, उसका पट्टा बिठा दें। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले। पाकिस्तान आगे चलेगा, छोटे मोटे जो टीथिंग प्रॉब्लम है खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है उसमें भी हम यही चाहेंगे और टारगेट भी मेरा ये है। मोर देन 120 प्रोग्राम हमने लास्ट 5 इयर्स में किए हैं माशाल्लाह। और छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे तो नहीं, वो सारे मोटे ही थे वैसे। और एनुअल अवार्ड्स हम करते हैं पाकिस्तानियों को बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी टिकट के। हर साल हम 500 से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे हम क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं जिसमें हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है स्पेन में और एक यूके में होता है जिसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की टीमें बनाते हैं, उनको एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तो एक ही पार्टी जीती होगी जो अभी जीत जाए। देखिए मसला हम मोस्टली जर्नलिस्ट जीत जाते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो जीत जाते हैं। 10-12 टीमें होती हैं, मकसद ये होता है कि दोनों दुनिया को यूनिटी दिखा सकें। और पिछले यानी आप कम्युनिटी को एक साथ रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी रख रहे हैं। बहुत अच्छी हम लड़ाई नहीं होने देते, चाहे वो वहाँ पे कोई किसी भी हॉकी मैच हो, हॉकी मार दें तो बड़ा काम खराब हो जाता है। सर हम तो कराते क्रिकेट है ना, बॉल ही है ना, वो भी फिर सर बदला तो हाथ में है ना सर। और हार्ड बॉल भी तो है। नहीं हार्ड बॉल नहीं, हम वो सॉफ्ट बॉल कराते हैं। हार्ड बॉल हम स्पेन में टूर्नामेंट, इस साल वो 9th टूर्नामेंट होगा इटली में, तो वो भी हम करते हैं। यूके से टीमें लेके दूसरे मुल्क में जाते हैं। एक तो जरा गपशप रहती है, दूसरा ये है कि एक एनवायरनमेंट चेंज होता है, घर में लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात की इस साल इटली में आपका इस साल इटली में सितंबर में इंशाल्लाह ताला विल इनवाइट यू डेफिनेटली। हम चाहेंगे कि आप आएँ। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है, पहले स्पेन में होता था हर साल, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप इटली में भी आए, तो इस साल हम इटली में कोशिश करेंगे। हमारे सलीम यासीन साहब है 45 ईयर से क्रिकेट को सर्विसेज दे रहे हैं। आमिर खान साहब है हमारे दोस्त, तो मिल के वो तीनों अरेंज करते हैं। वी जस्ट सुपरवाइज टू बी ऑनेस्ट, हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की इवेंट्स और चीज़ें हम करते रहते हैं। अभी एक जीतो पाकिस्तान के नाम से हमने लंदन के नाम से एक वहाँ पे प्रोग्राम किया जिसमें ये इनाम के सिस्टम के तहत कोई टिकटें शिकटें नहीं है, इसी तरह ही हम काम चलाते हैं। तो कुछ आ भी जाए तो देखिए ऑब्वियसली आपका पैसे तो लगते हैं, तो ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लोगों को। अच्छा ये भाईजान आप सियालकोट से चले, किस साल में आप यूके पहुंचे जी? ये साल कौन सा था जी? मैं जी 2007 15 अप्रैल को यूके पहुंचा था। 2007 15 अप्रैल। ये बड़ा लकी डे होगा ना। देखें यूके में भी इस्तकबाल हुआ होगा रिजवान सलाह ऐसे ही हुआ कुछ या बिल्कुल गुमनामी का दौर था? सर नहीं, कोई इस्तकबाल नहीं होता। मैं यहाँ पे बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, अच्छी खासी जॉब थी उस जमाने में, 51,000 सैलरी लेता था पाकिस्तान। अच्छा जी। तो मैं छोड़ के गया, जाके फिर मैं सारा कुछ छोड़ा, मोटरसाइकिल पे पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू की, साल डेढ़ साल यूके में। फिर सिक्योरिटी जॉबें की, रात को जंगलों में पता नहीं किधर किधर उधर की जो उनकी गैस की साइट्स हैं उसके ऊपर जाके, पेट्रोल वाली साइट्स के ऊपर अलोन यू आर देयर, और आपने 12 घंटे की शिफ्ट करनी है। और कितने साल आपने ये स्ट्रगल किया है? देखिए कोई भी जाए तो 6 से 7 साल तो मिनिमम ही है। तो वो 6-7 साल किए, उसके बाद फिर लॉ फॉर्म अपनी शुरू हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नो आई गॉट 3 ऑफिसेस माशाल्लाह। और एक मेरा यहाँ पे लाहौर में भी छोटा सा ऑफिस है, और अभी मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस पे जो है वो कोशिश ही है कि हिम्मत दे। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म बनाना चाहता हूँ, और जिसमें मकसद ये हो लोगों का कि लोग जो है ना वो वकीलों के पास ना आए, वकील खुद चल के लोगों के पास जाएं, उन्हें बताएं कि किस तरीके से जो है ना कस्टमर सर्विस दी जाती है, किस तरीके से सर्विस दी जाती है। और वो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पे मेरी कोशिश है। सियालकोट से मैं आगाज़ कर रहा हूँ उसका, और मैंने एक ऑफिस ले लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है कचहरी के अंदर ही, और इंशाल्लाह ताला आई होप के विद 50 लॉयर्स विल स्टार्ट एंड देन हर साल इस पे एक्सपेंड करेंगे। यानी आप जो आपने ब्रिटिश एक वो सिस्टम सेट किया हुआ है ब्रिटेन में, वही वाला सिस्टम आप पाकिस्तान में भी राइज करना चाहते, ताकि पाकिस्तान में भी उसी तरह से कम्युनिटी बिल्ड हो सके जिस तरह आपने वहां पर की हुई है? उससे भी बेहतर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे नहीं कर सकते उनके कल्चर की वजह से। इधर हमारा अपना कल्चर है, इसको हम अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला विल इनवाइट यू इंशाल्लाह इसी जो नया साल को कर लेना फिर दो बच्चे हैं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम उसका प्रॉपर इफ्तिताह करेंगे, जो अप्रैल में इंशाल्लाह ताला, और नियरली देयर। और अच्छा भाईजान अब देखें इस वक्त तो पाकिस्तान में इमिग्रेशन
ये एज बिजनेस देखूं तो प्रॉपर्टी से बड़ा बिजनेस मान गया पाकिस्तान। 22-25 करोड़ हर बंदा बाहर जाना चाहता है, और यूके क्योंकि एस्टैब्लिश है लोगों के दिमागों में। अगर हम किसी को कहें ना कि जी आप किसी और मार्केट को देख लें, साउथ अफ्रीका मार्केट, कीनिया देख लें, आप मोरक्को देख लें, हांगकांग, वो कहते हैं नहीं जाना तो यूके जाना। गाने बने हुए हैं ऐसे, यकीन करें, लंदन पे गाने बने हुए, शाहरुख खान ने पिक्चराइज हुए हैं कि ठीक है कि नहीं। तो अब ये जो यूके जाने का एक क्रेज है, ये जो आज तक खत्म नहीं हुआ। कभी हम कॉलोनियल थे, यहाँ पे राज उनका था, पिछले 76 साल से वो जा चुके हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं अब वहाँ। और बड़ी बड़ी कामयाबी की कहानी है हमारे वहाँ पर। बड़े कह लीजिए पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं, एमपीज हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो एशियंस हैं और बिलखसूस पाकिस्तानी हैं। बिजनेस सक्सेस स्टोरीज बड़ी हैं। ये हमारे यंगस्टर्स जो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, कुछ बिटर रियलिटीज़ हैं जो उनको जाननी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप ये आज के प्रोग्राम के ज़रिए, कोई भी बच्चा यूके जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, सेटल होने के लिए, कोई फैमिली जाना चाहती है, अपने मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए जाना चाहती है, जो हकायक हैं वो क्या है, मैं आपकी ज़ुबानी कोई 1 2 3 करके हमें बताइएगा, ताकि वो थोड़े से अलर्ट भी हों लोग कि यार ये हकायक हैं और हम किस ट्रक की बत्ती के पीछे लग के कहाँ पहुंच जाए। हर कोई यूके की बात कर लेते ना, वो ना करें। देखें, यूके अट्रैक्शन इसलिए सबसे ज़्यादा कि अबाउट 2 मिलियन पाकिस्तानी हैं। अगर आप पूरा साल अंग्रेज़ी ना बोलना चाहें तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। कुछ ऐसे इलाके हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह, रिश्तेदार हर एक के वहाँ पे हैं। और दूसरा है कि अंग्रेज़ी बोली जाती है, ज़ुबान का इतना ख़ास मसला नहीं है, लोगों को लोग सीख लेते हैं आसानी से। तो इस वजह से लोग यूके जाना चाहते हैं। बाकी रहेगी बात पॉलिसीज़ की। यूके गवर्नमेंट की जब इकॉनमी पे कोई वक्त बुरा आता है तो स्टूडेंट की पॉलिसीज़ नरम कर देते हैं। वर्क परमिट की पॉलिसीज़ नरम, जैसे कोविड के बाद उनके पास लेबर नहीं थी तो उन्हें वर्क परमिट नरम कर दिया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से निकले तो उन्हें वर्क परमिट को नरम कर दिया। लेकिन जब उन्हें निकालना होता है तो जहाज़ भर भर के निकाल देते हैं। उनको वो भी तरीका आता है, अपनी इकॉनमी को बेहतर करते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। लेकिन ठीक है, हमारा अगर फ़ायदा होता तो हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो देखें, ये जो एजेंट्स ने यहाँ पे माफिया बनाया हुआ है ना, हमें उसको तोड़ने की ज़रूरत है इस मुल्क में भी। आपने अगर एडमिशन लेना है तो हर जो बच्चा जो पढ़ा लिखा है, जिसके हाथ में कंप्यूटर है, डिवाइस है, सारा दिन टिकटॉक देखता है, सारे काम करता है, तो क्या अपना एडमिशन नहीं खुद करा सकता? बिल्कुल करा सकता है। अगर वो खुद एडमिशन कराएगा, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में खुद एप्लीकेशन देगा तो उसका बड़ा आसानी से अच्छा एडमिशन हो जाएगा, सस्ती फीस के साथ हो जाएगा, वो निगोशिएट भी कर सकेगा। जब एजेंट के हाथ में होता है तो एजेंट का काम होता है, वो कहता है आप फुल फीस जमा कराएं, क्योंकि फुल फीस जमा कराएंगे तो उसको 10-12% कमीशन मिल जाएगी, 5-7% से लेके। ठीक है, फिर वो किस यूनिवर्सिटी में करा रहा है आपको कोई पता नहीं होता, आपकी रिसर्च कोई नहीं होती। एडमिशन आसान है, उसके बाद फ़ायदा भी है यूके में। ये नहीं है कि अगर आप 1 साल का कोर्स है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और मीडियाकर घर के हैं, मतलब मेरे जैसे लोगों के घरों से हैं, तो उनको चाहिए कि वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाएँ, ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ना जाएँ। अच्छा जी, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का मिनिमम होगा। जब 3 साल का कोर्स होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 48,000 पाउंड के करीब होगी। फिर लिविंग कॉस्ट डाल के तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अगर 1 साल के लिए कोर्स के लिए जाते हैं तो उसके बाद आप 2 साल का आपको वर्क परमिट देती है यूके गवर्नमेंट। अच्छा जी, कि आप जाएं और 2 साल काम करें, और 2 सालों के दरमियान जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड कर लें, अपना बिजनेस जनरेट कर लें, या आप जो है अपनी जो है किसी कंपनी में वर्क परमिट ले लें और आप सेटल हो जाएं। ये आसान तरीन तरीका है, बहुत ठीक है। और इसके लिए एक शॉर्टकट लोगों ने ढूंढा पीछे, यहाँ पे केयर होम्स के वीज़े लिए, वहाँ पे पूरे पूरे घर बेचे, यहाँ से लोग यहाँ से बड़ी तादाद में माइग्रेट हुए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे कि यहाँ पे 2-4 करोड़ रुपये का आप बिजनेस ना कर सके। आप कर सकते थे, लेकिन आपने आसानी देखी, आपने अपना सोचा, मतलब वही था कि यहाँ से निकले जी, निकले जी, निकले। अब वो सारे लोग वहाँ पे जाके स्टक हैं, असाइलम कर रहे हैं, बुरे हालों में है, कोई उनका हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कम से कम 2-4 वकीलों को ऑनलाइन फ़ी पे कर लें, 50 पाउंड 70 पाउंड, पूछ लें कि जी मैं एडमिशन इस काम के लिए आना चाह रहा हूँ, क्या मैं आ भी सकता हूँ कि नहीं। अब हो क्या रहा है, क्या वो लोग 3-3 साल के 2-2 साल के लिए गए, आगे उनको जॉब्स नहीं मिल रही, आगे उनको वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहे, अब वो स्टक हैं, फिर वो असाइलम करने पर मजबूर हैं। और जो यहाँ से बहुत सारे लोग गए एजेंट्स के हाथों, माफिया के हाथों, वो किसी ने किसी के साथ शादी करवा दी, किसी ने किसी का किसी डिपेंडेंट बना दिया। इस तरह शादी हो जाती है, बेशुमार हुई हैं। किससे होती हैं शादी? सर देखें, निकाह रजिस्ट्रार को बुलाया, निकाह रजिस्टर कराया, उनको तो नहीं पता, बगैर रुखसती के सब कुछ रुखसत हो गया ना जी आपका। अच्छा जी, तो वो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरा ये इसलिए इंटरेस्ट भी है, मैंने नहीं वैसे भजन करवानी है, मैं घर बचाना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ये बड़े लोग क्योंकि इस तरह की चीज़ों का शिकार होते हैं और इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं,
तो वो scams क्या में वो जो पड़ वहाँ की नेशनल है वो शादियां लड़की करती हैं? नहीं, होता ही है कि यहाँ पे स्टूडेंट बच्ची है या स्टूडेंट लड़का है, उसकी जो है वो उस फीस पे करने के पास उसके पैसे नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है तो वो क्या करता है कि वो अपना एडमिशन करवा लेता है। ऑन दी अदर हैंड जो लड़का है या लड़की दूसरी साइड पे उसके पास पैसे मौजूद है, वो कहता है फीस मैं पे कर दूंगा, आप मुझे अपनी वाइफ बना के साथ ले जाएं या आप अपना Oh my हस्बैंड बना के साथ। God. ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो ये मतलब निकाह को भी इन्होंने स्कैम बनाया हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। Oh फिर उधर my जाके God. डिवोर्सेस अप्लाई कर देते हैं That's साल डेढ़ huge. साल बाद वीजा करने के बाद। इसी तरह जो वर्क परमिट पे लोग गए हैं उनकी बीवियां नहीं जा सकती थी, या कुछ लोग वहाँ पे लोग इलीगल थे उनकी बीवियां नहीं आ सकती थी। तो ये बहुत सारे काम हैं, इनसे तंग आके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब जो तमाम स्टूडेंट हैं मास हुआ है कि आप रिसर्च PhD के लिए जाएं या एमफिल के लिए जाएं, उसके अलावा जितने कोर्सेज हैं उसके ऊपर उन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं। अच्छा, ये इंडिया से भी हुआ, श्रीलंका से भी हुआ, पाकिस्तान से भी हुआ, खुल के ये स्कैम हुआ। और उसके बाद स्टार्ट इंडियन जो एजेंट्स थे उन्होंने किया, फिर हमने सीखा उनसे, फिर हमने उनसे बेहतर अंदाज में किया। क्या चीज सीखी? अच्छा, हमने सिर्फ यही सीखा है, हमने ये नहीं सीखा कि इंडिया किस तरह से देखिए अपने डेस्परेशन civilians के में ना साथ लोग कर कुछ रहा भी करते हैं, वो डेस्परेट desperate टाइम हुए था। अभी टाइम थोड़ा बेहतर हो गया, पहले से अगर साल डेढ़ साल पीछे चले जाएं आप तो बड़ा डेस्परेट टाइम था। अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाएंगे, क्या होगा। अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है मुल्क में, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद स्टेबिलिटी तो आ आप क्या जाएगी। समझते हैं 2025 में भी इसी तरह की डेस्परेशन हमें देखने को मिलेगी, या आप चीजें जो है वो काफी स्टेबल हो चुकी हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो लेबर गवर्नमेंट नहीं आई, उसने आगे हर चीज़ रोक दी है बरतानिया में, तो बरतानिया का वीज़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले साल में। आप देखिएगा बहुत टफ, इवन कि विजिट वीज़ा भी मुश्किल कर देंगे, और वर्क परमिट तो वैसे ही बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। अब सिर्फ जेन्युइन लोग जो वाकई स्किलफुल हैं, जो अपना इंटरव्यू दे सकेंगे, प्रॉपर एम्बेसी इंटरव्यू कर रही है, प्रॉपर उस पर जो है ना वर्किंग हो रही है, तभी जाके लोगों का वीज़ा। अच्छा, एक चीज अभी रिसेंटली सुनने में आई थी, आप इस बात की तस्दीक करें कि यूके की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, इंग्लैंड की, लंदन की इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन लोगों ने ये भी एक जारी किया था कि इवन जिनके पास ब्रिटेन पासपोर्ट्स भी हैं, अगर वो यूके छोड़कर जाते हैं $50,000 उन्हें दिए जाएंगे और फिर वो वापस ना आए। तो क्या ये सच है? ये भी कोई उन्होंने लॉ पास किया था? एक स्कीम उन्होंने जरूर शुरू की थी और करने की कोशिश की थी पिछली गवर्नमेंट ने, लेकिन आबादी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। अगर आप देखें कई 40 सालों में सिर्फ आबादी का तनासब चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं इमिग्रेंट ज्यादा आ गए हैं, वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट ना इतने ज्यादा आए, तो जो कि नेट माइग्रेशन इसको कहते हैं, यानी कि कितने मुल्क से लोग छोड़ के गए और कितने नए आए। और नेट माइग्रेशन वो 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं करना चाहते कि हर साल 2-2.5 लाख बंदा ही बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। ये ना बरतानिया से ज्यादा लोग, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो मुकामी लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, यानी जो लंदन में रह रहे थे वो लंदन से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। लंदन में तो आप शायद सब जाते रहते हैं, आपको पता है कि बड़ी मुश्किल गोरा देखने को मिलता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। बहुत सारे लोग तो लंदन के कुछ एरियाज को कह रहे थे, ऐसा लगता है अनारकली आ गए। ऐसे ही साउथ हॉल चले जाएं, ग्रीन स्ट्रीट चले जाएं, इल्फर्ड आ जाएं, वॉल्थम्स चले जाएं, ये तो वो इलाके हैं जिधर आपको गोरा जो है वो सैकने को मिलता है। आप देख भी को क्या वर्ड वैसे बोला, सैकना, सही। तो अब ये ऐसे नहीं लगता जैसे सारे, क्योंकि कानूनी हमरे हम बदला लेने जा रहे हैं, वापस गोरों को भगा रहे हैं वहां से। देखिए दुनिया जो है वो वहां जाके छा गई है जी। ये तो बड़ी मजेदार बात इधर खराब की है ना, पूरी दुनिया में जंगे ये वो छेड़ते हैं ना, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। अब अफगानी जा रहे हैं, पाकिस्तानी जा रहे हैं, उसके बाद अब सीरियंस जा रहे हैं, लिबियंस जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं ना। तो फिर आपने उस इन्फ्लक्स को रोकना है तो आपको जंगे रोकनी पड़ेंगी। अब जो अमेरिका साहब बहादुर है हमारे, वो तो दूर बैठे हुए हैं, उधर तक तो उधर भी पहुंच रहे हैं सम्राट, ऐसा नहीं है कि उधर नहीं पहुंच रहे। उधर भी लोग मैक्सिको से भाग भूग के दीवारें फलांग फलूंग के जा रहे हैं, तो चल तो उधर भी रहा है। सो दुनिया भर को सोचना पड़ेगा, इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ये डिस्कशन होती है हर साल। बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डिस्कशन है ना, वो हम करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, रिजवान सुलहरिया साहब, जो कि ब्रिटेन सोलिसिटर हैं। उसके साथ ही साथ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो तो हम जान ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ इस सेगमेंट में एक बड़ा अहम हम बात डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान कि बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन आज हमारे शो के थ्रू आप लोग ये जान भी लेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है स्विट्जरलैंड में डेविस में हर साल होता है सिंस 1971, और 2025 का ये जो इवेंट है वो 20th से 24th जनवरी तक होने वाला है। और बहुत कम पाकिस्तानी हैं या फिर ना के बराबर हैं जो कि इसमें कभी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो पार्टिसिपेशन फ़ी है वो 66,000
यूरो से 600 यूरोस तक जाती है। और इवन यहाँ तक लास्ट ईयर इंडिया ने वहाँ पर पेविलियन एक सेट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने 12,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया था, विच वॉज रियली रियली ह्यूज। लेकिन ऑब्वियसली जब किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर कोई इस तरह का बिजनेस का, कोई कम्युनिटी का कोई इवेंट हो रहा होता है और उसके साथ ही साथ कोई और इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, तो ना सिर्फ आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलती है बल्कि उसके साथ ही साथ आपको बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। इस हवाले से बात करेंगे कि रिजवान सुलेरिया साहब भी इस साल वहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, वो समिट कब लेकर जा रहे हैं, वो सब जानेंगे हम इस सेगमेंट में। तो रिजवान साहब, मैं चाहूंगी आप हमें पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बताएं हमारे व्यूअर्स को कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड द इवेंट यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑन द सेम स्टेट आप वहां पर करें, उस हवाले से भी बताइए। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बाज़ाहिर तो एक एनजीओ है, एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर तकरीबन 1000 मल्टीनेशनल कंपनियां उसकी मेंबर हैं और इसकी चूंकि बड़ी हाई फी है और बड़ा मतलब आप कह लेंगे एलीट क्लब ही है काइंड ऑफ। लेकिन इनका जो बाज़ाहिर मकसद है वो ये है कि दुनिया भर से पॉवर्टी को ख़त्म करना, दुनिया भर में मतलब दरख्त लगाना, उस एनवायरनमेंट को चेंज करना, उसके बाद ये लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड लेके आना, पीस ट्रीटीज़ करवाना है, इंटरनेशनली बड़े बड़े चीज़ों में इन्होंने करना काम करने हैं। तो उसके लिए इनके बहुत सारे एजेंडाज हैं और उसके तहत ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल सेट करते हैं। उसके साइड बाय साइड कॉर्पोरेट जो इवेंट्स हैं वो होते हैं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बताता है, स्ट्रेटजीज देता है आपको कि एनवायरनमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, इकोनॉमी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रहनुमा असूल तय किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दुनिया भर के 52 स्टेट्स के तकरीबन लीडर्स आते हैं जो आके वहाँ पे खिताबात करते हैं, अपना अपना विजन बताते हैं। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ना सिर्फ पोलिटिकल बल्कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे फ़नून लतीफ़ा के लीडर्स हैं वो भी उसमें होते हैं, जो किसी और फील्ड में लीडर्स हैं वो भी उसमें होते हैं। यानी यूनिक किस्म के लोग जो हैं वो आते हैं जिनका सोसाइटी और मतलब इस किस्म के लोग आते हैं वहाँ पे लेक्चर देते हैं, बताते हैं लोगों को कि किस तरह से रीशेप किया जाए, हर थीम के मुताबिक वो अपना जो है वो खिताब देते हैं। और उसके बाद फिर दुनिया की जो पूरे साल की पॉलिसी होती है और अप टू 2030 तक की जो पॉलिसीज हैं वो उसको रीशेप भी करने की कोशिश करते हैं, रीडेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ मकसद ये होता है कि दुनिया भर से जो लोग मतलब ममालिक हैं वो आके अपना वहाँ पे पवेलियंस लगाएं, लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करें, अपने लोगों को मिंगल करवाएं, एक दूसरे नेटवर्किंग कराएं। बेसिकली ये दुनिया का सबसे महंगा नेटवर्किंग इवेंट है जिसमें आप को एक्सेस नहीं है वैसे तो फेसबुक के सीईओ के साथ, गूगल के सीईओ के साथ, लेकिन आप उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मिल सकते हैं या उनके इवेंट को अटेंड करके उनके ख्यालात सुन सकते हैं, जो कि यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए स्वाय टीवी के आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते या बात नहीं कर सकते। उधर आप लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन की जो इस साल थी, पहले तो 100 यूरोस थी और वो थ्रू किसी मेंबरशिप कंपनी के जरिए या जिसके हेड ऑफ स्टेट के साथ आप जा सकते हैं। अभी उन्होंने 1000 यूरो कर दिया उसकी सिर्फ पार्टिसिपेशन फी, लेकिन हर बंदा उसमें एंटर नहीं हो सकता। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उसके साइड बाय साइड इवेंट्स होते हैं, उसमें पवेलियंस भी लगते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स बुक किए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो हम पहली दफ़ा 2 दिन का जो है वो सेमिनार करने जा रहे हैं, मतलब 2 दिन के इवेंट्स होंगे जिसमें एक दिन लंच होगा, एक दिन डिनर होगा और उसमें हम तकरीबन 130 के करीब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। हमने प्राइवेटली इसको बुक किया और इसमें हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, आप जैसे लोग और ऐसे वो तमाम लीडर्स जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो बाहर आ सकें, लोगों से बात कर सकें और मुख्तलिफ उनकी जो है वो हम कोलैबोरेशन करवाएं मुख्तलिफ जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि वो अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकें और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी सीख सकें कि कैसे वो आके अपनी कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बेटर इन्वायरमेंट दे सकते हैं और किस तरह से बेहतर अंदाज में बिजनेस लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली जिधर नेटवर्किंग होगी उधर बिजनेस भी होगा, उधर सीखने का मौका भी मिलेगा और ऑब्वियसली आप चीज़ें अडॉप्ट भी करेंगे जो पाकिस्तान में के लिए ज़रूरी है बीइंग ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसमें हर वो बंदा जो लीडर है अपनी इंडस्ट्री में उसको जरूर जाना चाहिए, उसको जरूर अटेंड करना चाहिए एंड दे आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की इन्होंने बात की है, इस तरह के इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करना, जाना कितना जरूरी है? ये हमारी सोसाइटी को भी शेप करेगा एंड डेफिनेटली बिजनेस को भी। देखिए, मेरा तो डॉक्टर साहब मानना है कि जो एक्सपीरियंस है वो किताब के नॉलेज से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। और जो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मैं खुद जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ
तो वहाँ के जो कैलेंडर्स हैं, इवेंट्स के कैलेंडर और जो जो कुछ हो रहा है, मैं ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। और कई मैंने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जिसमें जो नेटवर्किंग के लिए, जो आपको नया सीखने सोचने के लिए, सबसे बढ़ के आपको एक ऐसी ब्रेक मिलती है, आपके वो मसल्स एक्टिव होते हैं जो बड़े अरसे से डेड पड़े हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखते आए, उसके बाद ब्रेक आ जाती है, फिर हम कामों में ज़िंदगी में बिजी हो गए। तो प्रोफेशनल्स को एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है, इस तरह वीडियोस में कर रहा हूँ। और इसके जो कह लीजिए हर साल ये पब्लिश करते हैं, बताते हैं कि कौन सी स्किल्स चाहिए। बिल्कुल जो नई दुनिया है 2025 की जो टॉप स्किल्स हैं, वो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये दुनिया की टॉप रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। और बदकिस्मती देखिए कि 260 के 62 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, हमारी यूनिवर्सिटीज ये स्किल्स पैदा नहीं कर पा रही। यानी इतनी ये मैंने कहीं इसी प्रोग्राम को मैंने किया जी वाइस चांसलर्स के साथ, और वो भी एडमिट करते हैं, मानते हैं कि वो स्किल्स जो पैदा करनी चाहिए, जो इस वक्त इंडस्ट्री को चाहिए और एक नई दुनिया को चाहिए। देखें, एक पूरी सदी का 25 साल खत्म हो रहे हैं इस वक्त, और अगले जो 25 साल हैं, अगर हम अपनी उम्रें देखें तो पता नहीं जिनकी 40-50 साल उम्र है वो हों या ना हो। अब अगले 20-25 साल अगर किसी भी हमारे सुनने वाले ने प्रोडक्टिव गुजारने हैं और बगैर इल्म के गुजारना चाहता है तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो रेलेवेंट इल्म, रेलेवेंट पीआर, रेलेवेंट फ्रेंड सर्कल, एक बड़ी शानदार, मैंने कभी रिजवान भाई किताब पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था KPI 40s, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट द एज ऑफ 40। यानी अगर आपने चेक करना है कि 40 की उम्र में आपको कहाँ होना चाहिए, तो वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन से हैं, तो उसमें से एक इंडिकेटर जो था ना, वो ये था कि 40 साल की उम्र में राइट क्लब में होना चाहिए, उस जगह पे जहां पे दोस्त सर्कल मिलने वाले, आपका विजन शेयर कर, विजन को मल्टीप्लाई करने वाले, और आपकी जिंदगी में आपके बाजू बनने वाले लोग आपके साथ हों। तो ये बड़ा एक शानदार एक मौका है, मैं तो समझता हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ज्वाइन करने का। मैं खुद ट्राई करूँ, मेरा एक वीजा आने वाला है यूरोप का, अगर वो आ जाता है तो मैं रिजवान साहब को 20 को ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। फिर हमें शाह साहब को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आगे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जब आप आएंगे तो तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर जो फिजिकली आप जाकर देखेंगे वही आप लोगों को बताएंगे। अच्छा रिजवान साहब, अपटिप के बारे में अगर आप बताएं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट चल ही रहा होगा, उसके साथ ही साथ आप लोगों ने जो 2 दिन का समिट अरेंज करवाना है वो भी वहीं पर डेविस में हो रहा होगा, स्विट्जरलैंड में। उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, या अगर वहाँ पे कहीं आसपास हैं उनको इस शो के थ्रू पता चल जाता है तो वो ज्वाइन करें। सो आई वुड रियली लाइक यू टू टेल अबाउट दैट। देखिए, जो अपटिप है यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। हमने नई कंपनी सेटअप की थी 1.5 साल पहले। मकसद उसका ये था, जो कमर्शियल इवेंट है इस तरह के, जिधर ऑब्वियसली आपको यू नीड, क्योंकि सोशल इवेंट्स हम बेशुमार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पर्पस बिल्ड है, बिजनेस इवेंट्स हैं, उसके लिए भी कोई ऑर्गेनाइज होता है। उसमें खलील चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, वो इसके प्रेसिडेंट है, वो इसको रन करते हैं, सो आई सपोर्ट हिम। और उसमें यूके से हम लोगों को लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग लेके आएंगे, और अभी हमें वो लोग रिक्वायर्ड है ओनली कि जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज मौजूद है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ऑब्वियसली वी आर नियरली देयर, और या फिर हम यूके से, यूएसए से या यूरोप से लोगों को इन्वाइट करेंगे, ओवरसीज अच्छे पाकिस्तानियों को जो काम करते हैं। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो पहली दफ़ा जाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे। दूसरा ये होगा कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी अगर इंटरेक्ट करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ हम आसानी लेके आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। तो दिस इज द प्लान और दिस इज द स्टार्ट। और इंशाल्लाह ताला हर आने वाला साल हमने इसका बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला हमें उसका ऑब्वियसली हिम्मत दे, तो हम हर साल इसको करेंगे और बेहतर अंदाज में करेंगे और पहले से बेहतर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान के इवेंट होते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं, हम उनको भी इन्वाइट करेंगे आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि वो तशरीफ जब लाए वहाँ पे, तो हमारे इवेंट पे कभी अभी तक तारीख में बताइएगा कि पाकिस्तानी स्पीकर भी गया है इस फोरम पे, हमारा कोई लीडर, हमारा कोई सियासतदान, हमारा कोई थिंक टैंक, कोई ब्रेन ऐसा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाके जिसने बात की हो? जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। उनके मुख्तलिफ इवेंट्स पे इनको इन्वाइट किया जाता है। तारड़ साहब पिछले साल गए थे, अच्छा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो भी गए थे। उसके बाद तारड़ साहब हमारे जो राइटर हैं, मुसन्सर हुसैन तारड़ मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे जी, प्रेसिडेंट भी गए थे, मुशर्रफ साहब भी गए थे, मुख्तलिफ लोग जाते रहते हैं।
जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नहीं जाते, वो इनवाइट करते हैं, बल्कि दे नीड हेड ऑफ स्टेट्स एनीवे, वो उनको भी चाहिए होते हैं अपने, वो हेड ऑफ स्टेट्स इनवाइट करते हैं, लेकिन अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम जाते हैं। देखिए हम तो चाहते हैं कि देखें पंजाब के जो है चीफ मिनिस्टर हैं वो जाएं, सिंध के जाएं, केपीके के जाएं, हर जगह से जाएं, ताकि ये जाएंगे तो इनका विजन इनको पता चलेगा दुनिया किधर जा रही है, हमने क्या करना है, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है। मैं कहता हूँ कि कुछ भी ना करें, सिर्फ सीख के आ जाएं, देख के आ जाएं कि दुनिया कैसे आगे। सऊदी अरब का आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वहाँ पे पवेलियन लगा होगा, जिसमें सऊदी का भी लगा होगा, GSC भी शदीद बड़ा लगा होगा, श्रीलंका का लगा होगा, इंडिया के लगे होंगे, 6-7 लगे होंगे, बिजनेस इंडिया वहाँ से जनरेट करता है। ये भी बताइएगा ये पवेलियन क्या होता है बेसिकली जो लगा? देखिए पवेलियन बेसिकली एक उन्होंने अपना शो केस किया होता है, अपने सारे जो लीडर्स हैं उनको लेके आए होते हैं वहाँ पे, अपने मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे होते हैं, प्लस अपनी जो कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें वो भी लेके आए होते हैं, प्लस अपने बिजनेस की चीज़ें भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, IT का सारा उनके लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, वो बताएंगे कि हम IT की क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। खाली महाराष्ट्र ने लास्ट ईयर जैसे आपने पहले बताया 12,500 करोड़ इंडियन रुपीज के एग्रीमेंट साइन किए थे, MOU साइन किए थे। अब देखिए ना कि इंडिया, हम वैसे इतनी चीजें जो हैं हर मुल्क से कुछ ना कुछ हम कॉपी कर रहे होते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन देखेंगे लास्ट ईयर इंडिया ने जो पवेलियन वहां पर $2.5 मिलियन का लगाया, उसके बाद उनको 12,000 करोड़ का सिर्फ बिजनेस महाराष्ट्र की एक छोटी सी स्टेट से ही उन्हें अर्न हो गया। तो शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि हम इतना कुछ कॉपी करते हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं कॉपी करते? ऐसा तो नहीं है कि हमारे अच्छा कॉपी करना चाहिए, और इससे अच्छा देखिए जी, मेरा तो मैं मिशन की शक्ल में रिजवान भाई बात करूं इस पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हमारी नेशनल डिबेट चेंज होनी चाहिए। हम एक ऐसी डिबेट में चले गए हैं जिसका कोई अंजाम नहीं है। ट्रू। और हमने एक ऐसी जंग छेड़ दी है सियासी तौर पे भी देखिए, जिसका आखिरकार आधा डिजास्टर हो चुका है, और अल्लाह ना करे पूरा हुआ तो मुल्क ना खुदा ना खास्ता खत्म ना हो जाए। अब हेल्दी डिबेट का मतलब क्या है? हेल्दी डिबेट का मतलब है कि इस मुल्क में इल्म की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, ग्रूमिंग की बात हो, अगले 20-30 साल के विजन 22-25 करोड़ लोगों को पता हो, हमारी 12 करोड़ यूथ स्किल्ड हो, और वो स्किल्ड यूथ जो है वो लीड करे। सर आज का यंगस्टर कल का लीडर है, उसको हम तैयार करें, उसको रेलिवेंट स्किल दें, माइंडसेट दें, उसको पैशन प्रोफेशन उसका एक करें। अगर ये डिबेट टाउन की चेंज होती है, इस मुल्क की डिबेट चेंज होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा आज का प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, दरअसल तो हम एक सोचने समझने वालों को एक नई फिक्र दे रहे हैं। बिल्कुल। कि देखें दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, दुनिया में ये कुछ हो रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? तो आप अगर वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे तो आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो ये जो एक नई सोच है उसके लिए इस तरह के फोरम्स का होना तो बहुत ही जरूरी है। मैं रिजवान साहब से एक सवाल करूंगा, फिर मुझे लगता है मुझे आपसे लगने लग पड़ता है ब्रेक पे जाने वाले तो रिजवान साहब ये सवाल जो है मुमकिन है ब्रेक के बाद आप जवाब ले लीजिएगा या टाइम देख लीजिएगा। ये सवाल ये है कि जिस तरह आपकी एक प्रोग्रेसिव सोच है, मैं यूके में फर्ज कीजिए कि पाकिस्तानी, मुझे कोई अंदाजा नहीं कितने हैं पूरे यूके में, लेकिन 2 मिलियन 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इस सोच के साथ आप या हमारे कुछ लॉर्ड्स भी हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ बिजनेसमैन जो पे बैक करने का, PR का, मल्टीप्लाई करने का, फायदा देने का पाकिस्तान को सोचते हैं, आटे में नमक है। बाकी सारे के सारे, अगर वो टैक्सी चला रहा है वो टैक्सी चला रहा है, अगर वो कारोबार कर रहा है कारोबार कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी कर रहा है प्रॉपर्टी कर रहा है, अगर वो सियासत कर रहा है, इससे आगे नहीं सोच रहा। ये जो मिजाज है, ये मिजाज हमें इनकरेज करने का, हमारे पास तो तरीका था प्रोग्राम आपके साथ कर दिया, या आप बुलाते हैं हम आ जाते हैं। ये मिजाज आम होना चाहिए। मेरा ख्याल है 20 लाख बड़ी तादाद है, तो 20 लाख में ये लेग पुलर्स कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, ये देखिए। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। अगर यहाँ का पाकिस्तान 25 करोड़ का पाकिस्तान है, आपके पाकिस्तान का साइज है 20 लाख, उनके मसाइल क्या हैं? उनके पास ये पॉजिटिव सोच है? सर बिल्कुल है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें सूफिया वाला जो तरीकाकार है ना उसको अपनाना पड़ेगा। अच्छा। हमारी जो एम्बेसीज हैं उनका रोल बेहतर करना पड़ेगा। अगर वो ब्यूरोक्रेटिक माइंड से रहेंगे तो कभी भी जो पाकिस्तानी को करीब नहीं ला सकते। उनको अवामी जो सिस्टम के तहत मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे लोगों को। पहले हाई कमीशन एक ईद मिलन पार्टीज करते थे, हाई कमीशन मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज के लोगों को इन्वाइट करते थे। लोग जब आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उनको पाकिस्तान का क्या पता चलना है।
उन्हें जब हर वक्त टीवी खोलना है और बुरी खबरें ही देखनी है, कोई अच्छी खबर तो देखने को मिलनी कोई नहीं उनको। और उसके बाद जब उन्होंने हर वक्त देखना है कि एवन फील्ड के बाहर क्या हो रहा है और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसी पे रहना, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बेहतर कैसे सोचेंगे। और एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो उनको क्या सहूलियत हम देते हैं, किस तरीके से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि आप यूके, अगर आप एयरपोर्ट पे उतरे हीथ्रो, तो ऐसे से बाजू खुला के खड़े होते हैं लोग कि वेलकम टू द यूके। मुख्तलिफ किस्म के उनके बड़े बड़े लीडर्स उन्होंने ऐसे बाजू खोले होते हैं कि आप आए। हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे छोटे छोटे काम है ना, कोई इतने बड़े काम तो नहीं है। हम कितने ओवरसीज को हर साल अवार्ड्स देते हैं पाकिस्तान बुला के। आप अगर 2 लाख लोग हैं तो ओवरऑल पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर होंगे इस वक्त। तो अगर आप 125 अवार्ड देते हैं तो 1.5 करोड़ के हिसाब से उसका भी हिसाब इसी तरह निकालें, उनको सीटें दें, उनकी नुमाइंदगी दें, कुछ तो करें। अगर जब आप करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो डिसइंटीग्रेट हो गए आपसे, और आने वाले वक्तों में उनकी जो औलादें वो पाकिस्तान नहीं आना चाहेंगी। अभी तो आपको लग रहा है कि आप रेमिटेंस ले रहे हैं। जब इनके माँ बाप अल्लाह ना करे यहाँ से फौत होते जाएंगे, इनका कनेक्शन कम होता जाएगा, तो रेमिटेंस भी कम होती जाएंगी। लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो परमानेंट जा रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि वो वापस आने के लिए जा रहे हैं। जो यहाँ से जा रहे हैं वो उनका दिल ही कोई नहीं है वापस आने को। तो ऐसा एनवायरनमेंट बेहतर करने की जरूरत है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। आप यहाँ से उन लोगों को भेजें जो लोगों में नफरतें ना पैदा करें, वो ऐसे बयान मत दें, वो जाके पॉजिटिव बात करें। उन्हें कहा जी जो हो रहा है पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बताइए क्या कर सकते हैं हम पाकिस्तान के लिए। जब तक ऐसे लीडर हमारे यहाँ से 15-20 बाहर नहीं जाते, चाहे वो यूथ प्रोग्राम के भेजें, किसी तरह भेजें, तब तक मैं नहीं समझता वो इंटीग्रेट होंगे आपके साथ। और आपको उनसे इंटीग्रेट करना है। अगर आपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनाना है सही तरीके से, तो आपको उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम तो बहुत छोटे पैमाने पे, आटे से नमक से भी लेस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे हजारों लोगों की जरूरत है जो इस तरह का काम करें, पाकिस्तान को आगे लेके चले। और ये सिर्फ छोड़ दें कोई बड़ा है छोटा है, अल्लाह की जात बढ़िया, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो वाकईतन ओवरसीज मिनिस्टर आप उसको बनाएं जो ओवरसीज का हो। आप मत बनाए पाकिस्तान का मिनिस्टर, उसको जरूरत नहीं है हमें प्रोटोकॉल्स की। उसका दफ्तर इंग्लैंड के जो मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं उसमें हो, ताकि वहाँ पे लोगों की बात सुन सके, लोगों के दरवाजे खोले। इसी तरह अमेरिका में जो लोग हैं रहते हैं, उसी तरह कनाडा में, इसी तरह ब्रसल्स में। आप जब दफ्तर ही अपने बंद करके बैठे हुए हैं, और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक दिन बंदा सड़क पे होता है, अगले दिन बंदा गाड़ी में होता है। तो क्या जरूरत है ऐसे प्रोटोकॉल की? सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके चल रहे हैं, हमें एक इज्तिमाई सोच के साथ जाना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो लोग नाराज होते हैं उनको मजीद नाराज नहीं करते, उनको शादियों पे मनाते हैं, हर कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम। तो इसी तरह शादी का फंक्शन लेट हो रहा हो, लेकिन पहले पुप्पो मना ले, मनाना जरूरी है। तो देखो आप समझे वो ओवरसीज पाकिस्तान से वही पुप्पो हैं जो नाराज हैं, तो आप उनको बनाएं। लेकिन ये वो वाली पुप्पो है ना जो बाहर से आ रही है और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आनी है, उन्होंने गिफ्ट्स लेके आने हैं। अभी टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि यूके में क्या मसाइल पेश आते हैं उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में या कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कोई इशू फेस करना पड़ता है, तो उसमें किस तरह से हेल्प आउट किया जाता है। तो इसके जवाब जानने के लिए हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यूके में जो मसाइल पेश आते हैं तलबा को, उस हवाले से बात करेंगे। रिजवान साहब, बिकॉज आप ब्रिटेन सोलिसिटर हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो स्टूडेंट्स जो यूके में हैं या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप लीड कर रहे हैं किसी भी ऐसे मुल्क में, वहाँ पर अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं तो किस तरह से वो कवर करते हैं अपनी हेल्थ की जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी की तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई होती और वैसे भी वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अलग है, पाकिस्तान से तो बहुत मुख्तलिफ है। तो आप उस सिलसिले में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं लोगों को? देखिए, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, क्योंकि जब यहाँ से आप स्टूडेंट वीजा लेते हैं तो उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। पहले नहीं थी, पहले अच्छा, फ्री पहले था, नहीं थी। पहले फ्री था। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये कुछ 4-5 साल हो गए इसको स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो अभी वो आप £1000 सालाना पे करते हैं अपना, यानी आपने पे करना ही करना है, चाहे बीमार हो या नहीं हो। हाँ जी, वो आपने करना है, आपने सिस्टम को पे करना है और सिस्टम ने आपका फ्री इलाज करना है, आपका, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, कोई मसला नहीं है। और अगर आप विजिटर गए हैं और एज ए विजिटर आप वहाँ पे बीमार हुए हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज आपको पे करके लेनी पड़ेंगी। और जो अगर आपका कोई ऑपरेशन है या इस किस्म का है तो उसके लिए आपको फिर बिल चार्ज किया जाएगा, क्योंकि NHS के ऊपर बहुत सारा बोझ था। लोग यहाँ से जाते थे, अपने बच्चे पैदा करते थे और फ्री में जो है वो नेशनलिटियाँ भी लेते थे पहले, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी गई। जहाँ भी सिस्टम का अब्यूज़ किया जाता है अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर जाता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो यही उसका भी हुआ है रीज़न कि उन्होंने कहा कि ओवरसीज जो आते हैं हम सब के लिए फ्री है, जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, जो नेशनल
टी होल्डर है जो वहाँ पे परमानेंट रहते हैं उनके लिए तो फ्री है। लेकिन जो ओवरसीज जाते हैं जब तक उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलती उतनी देर तक उनको फिर हर साल अपना 1035 पाउंड, यानी वो एक अमाउंट देने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस उनकी कवर चाहे हो आपका जाती कोई है। इलाज हो या ना हो, वो आपने देने ही वो देने आपने हैं, देने हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को शदीद को बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी किस्म का मसला हो गया, उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट फिर आपको अच्छा उसके एक्स्ट्रा लिए कोई चार्जेस इशू की चीज नहीं है। अच्छा लेकिन रिजवान साहब बहुत से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यंग एज में, जाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यंग एज में जाते हैं, मोस्टली अनमैरिड होते हैं और अक्सर लोगों को रिहाइश के टाइम पर भी कभी इशू आता है क्योंकि आपका एक कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारी और चीजें हैं जो डिफर करती हैं। अब वहां पर अगर कभी किसी को कोई ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई किसी पर हो जाती है, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा इस तरह के कोई मामला जो हैं यंगस्टर्स के बहुत ज्यादा, अब क्योंकि जज्बातियत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होगी है यंगस्टर्स में, तो अगर इस तरह कोई मसला दरपेश आता है तो फिर आप लोग उसको किस तरह से केटर करते हैं? देखिए दो चीजें, एक तो गुस्सा जो है ना वो अपने से ताकतवर पे कोई नहीं आता, तो जब आप किसी दूसरे मुल्क में तो बड़ी कम लड़ाई होती है, ठीक है, ये एक रियलिटी वो है, सामने वाला तगड़ा है जी, एक रियलिटी है। दूसरी ये है कि वहाँ पे फ्री लीगल एड है। अच्छा, अगर आपका क्रिमिनल केस हो गया आपके ऊपर किसी किस्म का भी, तो नो मैटर व्हाट आपको फ्री लीगल एड जो है वो आपको फ्री में दी जाती है। पुलिस स्टेशन में आपको उतनी देर तक इंटरव्यू नहीं किया जाता जब तक आपको आपका जो फ्री जो लॉयर है वहाँ पे मौजूद ना हो, तो इसलिए यहाँ पे फैसिलिटी हर अच्छा ये भी फ्री है, ये भी फ्री मतलब अगर आपको लॉयर चाहिए तो आप वो भी फ्री है क्रिमिनल केसेस। यानी अगर किसी पाकिस्तानी मियाँ बीवी ने लड़ना है तो यहाँ ना लड़े, उधर जाके लड़े। मियाँ बीवी की लड़ाई जो है ना वो क्रिमिनल नहीं होती अनलेस कि उसमें आप डोमेस्टिक भी तो देखिए, अब डोमेस्टिक जो है अभी तो आई गेस बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन एक जमाने में ये बड़ा ट्रेंड होता था कि पाकिस्तान से लड़कियों की शादियां होती थी, वहां जाकर जो है वो मियाँ छोड़ देते थे या इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए। अदर वे राउंड है। अब अच्छा, बहुत सारी लड़कियां आती हैं शादी करके मियाँ ले जाते हैं, उनको 5 साल के लिए काम कराते हैं, जो उस बेचारों का हाल है उनको कहते हैं मंगेतर, उधर टर्म यूज होती है मंगेतर। मंगेतरों को पूछे सही उनका बेचारों का हाल क्या है। मजलूम मंगेतर। अच्छा मंगेतर मतलब शादी करके ले जाते हैं यहाँ से लड़कों को, और वहाँ पे फिर अपनी शॉपों पे काम कराते हैं, उनसे छोटे मोटे काम कराते हैं, 5 साल बेगार छोड़ देते हैं। बेगार कैंप की तरह मॉडर्न स्लेवरी है। अच्छा ये जो मॉडर्न स्लेवरी देखा जाए ना, ये इतनी खौफनाक है कि असल में अट्रैक्शन होती है कि मेरी कजन बाहर है, क्योंकि वो फैमिली पहले जा चुकी होती है, उस बाहर के चक्कर में वो लड़का शादी करता है, उसके बाद वहां जाता है, उनको बेसिकली एक मुलाजिम चाहिए होता है, और वो जो मुलाजिम है वो फिर दुकान पे भी खड़ा होता है, घर के सौदा सर भी लाता है, कोई बच्चा बुच्चा पैदा हो जाए उसे भी संभालता रहता है, और खाना भी बनाता है, सफाइयां भी करता है, पैसे भी नहीं भेज सकता पाकिस्तान। ये भी मसला होता है। सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से होती हैं कि अपने पिछलों को पैसे क्यों बेचे, वो कहते तुमने लेके आ गए बस खत्म, पिछले जाने उनका काम जाने। यानी ये जो है ये पहले जो लड़कियों के साथ होता था ये उससे बुरा हो रहा है, यानी वो बदला हो गया। देखिए जहनियत तो वही है ना, माइंडसेट वही है। अच्छा ये माइंडसेट खैर यहाँ नहीं, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी पाया जाता है। कहीं धोखा जो है ना वो पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नसीब, और आपकी थोड़ी सी लालच भी डिपेंड करता है। अच्छा अगर कोई यूके जाना चाहता है तो कौन सी ऐसे कोई टॉप बिजनेसेस या टॉप डिग्रीज हैं जो आप कहेंगे कि अभी भी और आने वाले 5-10 सालों में भी उनमें बहुत तरक्की होने वाली है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे उसके? देखें AI IT दोनों चीजें कैसी हैं कि अगले 10-15-20 साल आप समझेंगे इससे आप निकल नहीं पाएंगे, बल्कि इससे मजीद बढ़ेंगी। ठीक है, और दूसरा बात जो ट्रेडिशनल जो लीगल कोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। इंजीनियर मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक जो फील्ड है उसमें जो जॉब्स हैं, डॉक्टर्स की जॉब्स हैं, तो जॉब्स तो उसी तरह रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं रहेंगी। लेकिन यह कि ऑब्वियसली जो आने वाला दौर है, इवन के अगर आप देखें तो लोगों की ज़हनी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मेंटल हेल्थ के बहुत बड़े इश्यूज हैं, साइकोलॉजिस्ट और इस तरह के लोग रिक्वायरमेंट्स तो हैं बिल्कुल। अच्छा हेल्थ जो है ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ से रिलेटेड, नर्सिंग, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग तो बहुत से चाहिए। यूके में हर वक्त कहते हैं नर्सों की शॉर्टेज रहती है। नर्सों की तो अभी भी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की कमी खत्म हो गई है क्योंकि डॉक्टर्स आए ही बहुत हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी आए हैं, यूरोप से भी आए हैं, तो डॉक्टर्स की तो अभी उस तरह से नहीं है। लेकिन यह है कि नर्सों की कमी तो बिल्कुल है, लेकिन और केयर वर्कर्स की भी है, क्योंकि वहाँ पे जो 85 to 87 ईयर्स तक की नॉर्मल मतलब 80+ एजेस जाती हैं, तो उनके लिए आपको केयर वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो केयर होम्स का काम जारी रहेगा जब तक उनके पास लेकिन एज भी बढ़ती जा रही है लोगों की। ऐसा अब 68 ईयर्स पे तो चली गई पेंशन आपकी,
पाकिस्तान जो 60 इयर्स पे है उधर 68 इयर्स 67 68 इयर्स में चली गई। लाइफ स्पैन भी उनका बेहतर है ना, ज्यादा है, क्योंकि पेंशन भी कम देनी पड़ेगी ना फिर गवर्नमेंट को, वो 68 तक काम करेंगे तो सारा उतने ज्यादा पैसे यानी कमाएंगे। उसमें भी उनकी टेक्निकलिटी है। करते तो खैर यहाँ पे भी लोग काम है, 70-80 साल तक अगर कोई जिंदा रहता है तो वो करते तो हैं, बट लेकिन ये ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ ना। 60 बुढ़ा बाबा कह देते हैं उसको, माई कह देते हैं, और कह देते हैं कि हम आपको क्या दें, आप हमारे बुजुर्गों जो की तरह हैं। एनएचएस की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप 70 प्लस को ओल्ड मैन कह सकते हैं, इससे कम कह भी नहीं सकते। अच्छा old man 70 आंटी plus की एज में कह सकते हैं। आंटी तो कह ही नहीं सकते ना वहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट ही गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। अच्छा यहाँ पे सिर्फ थप्पड़ थप्पड़ पड़ते हैं, वहां पे इतना। अच्छा लेकिन हम जोक्स अपार्ट वी हैव अ क्वेश्चन, और शाह साहब के लिए जैसे हम हमेशा हर शो में कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ऐड करें। खैर ये शाह साहब तलहा रफीक साहब हैं बर्मिंघम यूके से, इनका मैसेज तो नहीं मैं कहूँगी, खैर एक पूरा लेटर है जिसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो उन्होंने बेसिकली जो एफर्ट है रिकग्नाइजेशन के लिए, फेम के लिए, आजकल की सोसाइटी में जो इश्यूज आ रहे हैं, उनका बेसिक मानना ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर बताया जाता है जी ये नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं अगर वो अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसरशिप की तरफ आते हैं तो उनको ज़्यादा अर्निंग होती है रादर देन बीइंग अ गुड डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई और प्रोफेशनल डिग्री। तो शाह साहब आपका क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बीइंग अ टीचर एज वेल, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड डेफिनेटली एन ओपिनियन लीडर, आप क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें ओवरऑल ये दुनिया में डायलेमा है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडो पाक में तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े काबिल लोग हैं, उनको अपना मार्केट नहीं करना आता। यानी ये जो सेल्फ ब्रांडिंग या सेल्फ मार्केटिंग है ना, ये भी एक सलाहियत है। अच्छा एक है यानी सेल्फ प्रोजेक्शन भी पॉजिटिव वर्ड, एक है कि आप उसको बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, वो गलत है। कि आप हैं जो है नहीं वो आप कहीं दिखा रहे हैं। जैसे एक साहब थे, वो किसी और मुल्क में थे, तो किसी ने मुझे उनका वाकया सुनाया कि वो बड़ी बड़ी अच्छी सोशल मीडिया पे पोस्टर लगाते थे, बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, बड़े बड़े कमाल के काम हो रहे हैं, और बड़े बड़े कह लीजिए कि अमेरिका में वो छाए हुए हैं। तो कोई साहब यहाँ से उनके पास चले गए, जब वहां पर गए तो पता लगा कि यार वो 2-3 लोगों ने उनका ऑनरेरियम लगाया हुआ है, उनकी अपनी कोई अर्निंग नहीं है। उन्हें प्रेजेंट करना आता है, लिखना आता है और शो केस करना आता है, ये भी एक नेगेटिव है। लेकिन अगर आप में कोई हुनर है और वो हुनर आप प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया पे या किसी भी जगह पे, तो कोई बुरा नहीं है। देखें सारा जो जमाना है वो एक नई इकोनॉमी पैदा हुई है, वो है इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। और ये इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी चलती है ट्रस्ट पे। अगर एतबार कोई करे, वो आपकी बात हो, आपका प्रोडक्ट हो, बात भी प्रोडक्ट ही है, नसीहत एक प्रोडक्ट है। अगर आपकी बताई बात पे कोई अमल करता है और उससे नतीजा मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी मिसाल लीजिए, आपको प्रोडक्ट ही प्रमोट कर रहे हैं, चलें किसी का पकड़ के प्रमोट कर रहे हैं, पैसे ले लिया आपने, किसी का प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया और किसी को रिजल्ट नहीं मिला, वो आप एतबार नहीं करेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये बुरा है, बुरा नहीं, जदीद दौर की ये टेक्नोलॉजी, ये जिद्दत यहाँ पहुंच गई। कभी ढोल बजा के सिर्फ खबर होती थी, रिजवान भाई, कभी सिर्फ एक रिसाला होता था, अमरोज, चटान, फिर उसके बाद दुनिया अखबारों की तरफ गई, फिर टीवी की तरफ गई, फिर टीवी के बाद इतने चैनल्स आ गए, अब चैनल्स पीछे रह गए हैं, सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया की शक्लें। कभी मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई वो 10 मिनट की थी और लंबे लंबे लेक्चर्स हम देते थे। आज जो है 30 सेकंड में बात कहनी पड़ती है, अटेंशन स्पैन कम हो गया। 30 सेकंड में आप अगर एक बात कहते हैं कि एक्सप्रेशन देते हैं, मूव करते हैं, वो वायरल हो जाती है। सो मेरा ये ख्याल है कि आप इसको सीखें, ना कि इसको नेगेटिव लें आप। यानी ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बग्गी वाला आके रोए कि जहाज क्यों बन गया। वो कहे कि जनाब जहाज की जरूरत ही नहीं थी, सारी देखे बग्गियां ज्यादा खूबसूरत थी और घोड़ों का भी काम चल रहा था और कितने खूबसूरत लगते थे और हमें मुंह से आवाज निकालनी पड़ती थी और घोड़ा चलता जाता था, तो जहाज क्यों आ गए। तो दुनिया ने आगे बढ़ना है, हर चीज, हर टेक्निक ने आगे जाना है, तो मॉडर्न टेक्निक सीखें। और सेल्फ ब्रांडिंग, एक अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन, अपने आप को शेल्फ करना, अपने आप को मार्केट करना। अगर आपको नहीं आता तो भाई सीख लें, को गुरु ढूंढे, को उस्ताद ढूंढे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं, मेरी किताबें, मेरे कंटेंट को फ्रांस में ट्रांसलेट किया जा रहा है, पिछले साल फ्रांस में किताब छपी है, तो मैं फ्रांस मार्केट को देख रहा हूँ। मैं मोरक्को जाना शुरू हुआ हूँ, मेरी किताबें जो हैं वो ट्रांसलेट होके सिंधी में, दूसरी जुबानों में जाने लग पड़ी हैं। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है रिजवान भाई। अब देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे क्यों जा रहे हैं हम, कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया के जाके नजरियात सुने और आगे बढ़ सकें।
तो खुदा के लिए बटकड़ाई से बाहर निकलें और इचरे बाजार के अलावा भी दुनिया में बाजार हैं, और मेहरबानी फरमा के सिर्फ अपने अंदरून शहर को और अपने लाहौर को और अपने किसी गांव को दुनिया का एंड ना समझे, कुएं से बाहर निकलें, एक समुंदर पड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है शाह साहब, और बड़ी अच्छी बात की है शाह साहब ने कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग वैसे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी अक्सर एक डायलेमा का शिकार होते हैं कि वो हर चीज को नेगेटिव तौर पर वो समझते हैं कि सिर्फ हम पढ़ लिख गए हैं इसका मतलब है कि उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोगों को भी चाहिए कि सोशल मीडिया और इन चीजों का पॉजिटिवली फायदा उठाएं। और इसी एंड नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी, और रिजवान सुलेरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। हम पहुंच रहे हैं अपने एंड ऑफ द शो पर। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। अपनी मेजबान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।